नमस्ते। जब हम दिल्ली सल्तनत के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? लड़ाइयाँ, सुल्तान, बड़ी बड़ी इमारतें, है ना? लेकिन ये सल्तनत सिर्फ तलवार के दम पर नहीं चली। इसके पीछे थी एक बहुत ही जबरदस्त प्रशासनिक मशीनरी। एक ऐसा सिस्टम जिसने इतने बड़े साम्राज्य को सदियों तक एक साथ बांधे रखा। चलिए आज उसी सिस्टम को जरा गहराई से समझते हैं। तो असली सवाल यही है, आखिर इतनी बड़ी सल्तनत चलती कैसे थी? क्या था वो पूरा सिस्टम, वो ढांचा जो इसे एक जबरदस्त ताकत बनाता था? आइए आज इसी प्रशासनिक भूल भुलैया में उतरते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब सोचिए, किसी भी बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? जाहिर है, एक मजबूत सिस्टम। और दिल्ली सल्तनत में इस सिस्टम की चोटी पर सबसे ऊपर कौन बैठा था? हाँ, वो था सुल्तान। मतलब पूरी सल्तनत का सेंटर पॉइंट। कानून, न्याय, सेना, सब कुछ उसी के हाथ में। पर जाहिर है, इतना बड़ा साम्राज्य कोई एक अकेला इंसान तो चला नहीं सकता, है ना? बिल्कुल नहीं। सुल्तान की मदद के लिए ना एक पूरी काउंसिल होती थी, सलाहकारों की एक टीम, जिसे कहा जाता था मजलिस-ए खलवत। इसमें सुल्तान के सबसे खास, सबसे भरोसेमंद अमीर और मंत्री होते थे, जो उसे हर बड़े फैसले पर सलाह देते थे। और देखिए, सुल्तान का दरबार भी कोई एक जैसी जगह नहीं थी। ये असल में दो हिस्सों में बटा था। एक था बार-ए-खास, मतलब एक प्राइवेट मीटिंग रूम, जहां बंद दरवाजों के पीछे सबसे जरूरी और सीक्रेट बैठकें होती थीं। और दूसरा था बार-ए-आजम, जो समझ लीजिए सल्तनत का मेन ऑफिस था, जहां सारे सरकारी कामकाज होते थे। तो सुल्तान तो हो गया टॉप पर, लेकिन जमीनी काम कौन करता था? असली काम तो उसके मंत्री और उनके डिपार्टमेंट्स करते थे। चलिए अब देखते हैं सल्तनत के इन सबसे पावरफुल लोगों और उनके विभागों को। अब ये टेबल देखिए, ये एक तरह से सल्तनत की कैबिनेट मिनिस्ट्री है। वजीर, जो आज के प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर जैसा है। फिर आरिज़-ए-मुमालिक यानी डिफेंस मिनिस्टर, काज़ी-उल-कुज़्ज़ात जो चीफ जस्टिस हुआ करते थे। और हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बरीद-ए-मुमालिक, ये इंटेलिजेंस के हेड थे। मतलब हर जरूरी काम के लिए एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट और उसका एक एक्सपर्ट हेड। और कमाल की बात यह है कि ये सिस्टम कोई पत्थर की लकीर नहीं था। ये जरूरत के हिसाब से बदलता रहा, इवॉल्व होता रहा। जैसे जब अलाउद्दीन खिलजी को ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने एक अलग फाइनेंस डिपार्टमेंट, दीवाने मुस्तखराज, बना दिया। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने एग्रीकल्चर पर फोकस किया तो एक नया कृषि विभाग, दीवाने कोही, बना। यहाँ तक कि फिरोज शाह तुगलक ने तो गुलामों के लिए भी एक अलग डिपार्टमेंट, दीवाने बंदगान, बना दिया था। मतलब जैसी जरूरत वैसा डिपार्टमेंट। अच्छा, ये सब तो ठीक है, इतने सारे डिपार्टमेंट्स, इतनी बड़ी सेना, लेकिन इस पूरी मशीनरी को चलाने के लिए जो ईंधन लगता है, यानी पैसा, वो कहाँ से आता था? इसका जवाब छिपा है सल्तनत के टैक्स सिस्टम में। तो सल्तनत की कमाई के 4 मेन सोर्सेस थे। समझिए, 4 पिलर। एक था खराज, जो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला लैंड टैक्स था। फिर था ज़कात, ये मुसलमानों पर उनकी प्रॉपर्टी पर लगने वाला एक तरह का धार्मिक टैक्स था। तीसरा, जिज़्या, ये भी गैर मुसलमानों पर लगने वाला एक धार्मिक टैक्स था। और चौथा और बड़ा मज़ेदार, खम्स, ये युद्ध में लूटे गए माल और खदानों से मिलने वाली हर चीज़ पर लगता था। अब ये जो खम्स वाला टैक्स था ना, इसका बंटवारा शुरू में बड़ा दिलचस्प था। सोचिए, जो भी माल लूटा जाता था उसका 4/5 हिस्सा, यानी 80% सीधा सैनिकों को मिलता था, और सिर्फ 1/5 हिस्सा ही सल्तनत के खजाने में जाता था। लेकिन फिर आया फिरोज शाह तुगलक, और उसने तो पूरा गेम ही पलट दिया। उसने इस नियम को बिल्कुल उल्टा कर दिया। अब 80% हिस्सा सीधा सल्तनत के खजाने में जाने लगा और सैनिकों को मिला सिर्फ 20%। जरा सोचिए, एक ही फैसले से सल्तनत की कमाई में कितना बड़ा उछाल आया होगा। ये एक बहुत बड़ा, एक तरह से रेवोल्यूशनरी कदम था। ठीक है, तो पैसे की बात हो गई। अब सल्तनत की दूसरी सबसे बड़ी ताकत, या कह लें कि सबसे कीमती एसेट, क्या था? जमीन। तो सवाल ये उठता है कि वो अपनी जमीन को मैनेज कैसे करते थे? यहाँ पर एक बड़ा जरूरी शब्द आता है, मसाहत। ये आइडिया था अलाउद्दीन खिलजी का। इसका सीधा सा मतलब था, अब लगान अंदाजे से नहीं, बल्कि जमीन को बाकायदा नाप कर तय किया जाएगा। इससे हुआ ये कि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आई और करप्शन पर लगाम लगी। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था। अच्छा, दूसरा जरूरी कॉन्सेप्ट है खालसा भूमि।
इसको आज की भाषा में सरकारी जमीन समझ सकते हैं। ये वो जमीन थी जो सीधे सीधे सुल्तान या सेंट्रल कंट्रोल में होती थी, और इससे जो भी कमाई होती थी वो डायरेक्ट शाही खजाने में जाती थी, जिससे सुल्तान की ताकत और भी बढ़ जाती थी। और सुल्तान अपनी पावर कैसे कंसोलिडेट करते थे, इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है अलाउद्दीन खिलजी। उसने क्या किया? उसने अमीरों और धार्मिक लोगों को जो भी ज़मीनें दान में या इनाम में मिली हुई थी, उनमें से ज़्यादातर ज़मीनें वापस छीन ली और उन्हें खालसा यानी सरकारी ज़मीन बना दिया। ये पावर को अपने हाथों में सेंट्रलाइज करने का एक मास्टर स्ट्रोक था। तो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन तो था ही, लेकिन इस पूरे सिस्टम को बैक कौन करता था? एक ताकतवर और ऑर्गेनाइज्ड सेना। असल में सल्तनत की मिलिट्री पावर ही उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की रीढ़ की हड्डी थी। और सेना में सुधार की बात करें तो फिर से अलाउद्दीन खिलजी का नाम आता है। उसने 2 बहुत बड़े रिफॉर्म्स किए। पहला, दाग प्रथा। इसमें घोड़ों पर एक शाही निशान दागा जाता था ताकि कोई घटिया घोड़े को अच्छे घोड़े से बदल न सके। और दूसरा, हुलिया प्रथा। इसमें हर सैनिक का पूरा डिस्क्रिप्शन, उसका हुलिया, एक रजिस्टर में लिखा जाता था। ये सब सेना में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए था। तो इन सब बातों के बाद आखिर में एक सवाल मन में आता है, किसी भी विशाल साम्राज्य की असली ताकत क्या होती है? क्या वो सेना की तलवारें हैं जो लड़ाइयाँ जीतती हैं, या फिर वो कलम जो हर चीज का हिसाब किताब रखती है, जो सिस्टम को चलाती है? शायद असली ताकत इन दोनों के बीच सही बैलेंस बनाने में ही छुपी है। इस पर सोचिएगा जरूर। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।